गुड इवनिंग बच्चों। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। हम्म। जय श्री कृष्णा भाई। हम्म। तो आज तो केवल एमपी बोर्ड वाले हैं इसमें। अच्छा। आईएससी वाले भी हैं। अच्छा। वो तो सीबीएसई वालों को छुट्टी है तो छुट्टी रखो। हैं? तुम लोग सोच रहे हो जितना पढ़ लें उतना अच्छा। नहीं नैना, एग्जाम की तैयारी करो, कह रहे सब फ्री बैठा था तो आ गया। तो बताओ, फ्री टाइम भी मिल जा रहा है। हम्म। इंग्लिश का सिलेबस पहले हो गया तो क्लास अटेंड कर ली, चलो ठीक है, मतलब मना नहीं है, वो तो करते रहो तुम लोग। खैर, मॉडर्न में हम लोग कल न्यूक्लियर वाला कर रहे थे ना, न्यूक्लियर फिजिक्स। हम्म। बाइंडिंग एनर्जी तक पहुंचे थे। हम्म। तो आज बाइंडिंग एनर्जी इस से हम लोग निकालेंगे भाई। हम्म। देखिए हम लोगों ने ये निकाला था बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी में हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी बी आया था वो था डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम जो है वो है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट हमें अगर सॉल्व करना हो तो डेल्टा एम इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये तब है जब मास ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन। लेकिन अगर मान लो मास ऑफ एटम गिवन हो तब, इफ, क्या होगा राजवर्धन, इफ मास ऑफ एटम एम एन गिवन हो। राजवर्धन क्या होगा बेटा? परमिशन तो है ना बातचीत की? हाँ, राजवर्धन क्लास में नहीं है। अच्छा, यश आप बताओ बेटा। डेल्टा एम निकालना है अपन को। यस सर। क्या क्या लिखूं? जेड इंटू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। शाबाश। सर ब्रैकेट में आएगा। हाँ माइनस हाँ। एटॉमिक नंबर माइनस, नहीं सर सॉरी, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन ये सर न्यूट्रॉन माइनस। माइनस मास ऑफ एटम। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मतलब ये केमिस्ट्री वाला, मैंने केमिस्ट्री का डाउट है, गौरी दीदी हैं क्लास में तो मैं पूछ ही लेता हूँ, केमिस्ट्री इनकी ठीक है। बेटा मास नंबर और एटॉमिक मास में अंतर क्या है? इस ए को हम क्या बोलें? अच्छा ये प्लस है, नहीं नहीं बेटा ये प्लस है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, प्लस है, प्लस है। दिव्य, गौरी बता बेटा, ये मास नंबर मैं बोल रहा हूं और एटॉमिक मास, दोनों में अंतर क्या है? सर दोनों का मेथड शायद डिफरेंट है निकालने का। क्या है, कैसे?
एक को कंपेयर करके निकालते हैं कार्बन के 12 वाले से। ये ए को हम बोलते क्या है, मास नंबर या एटॉमिक मास? सर Z तो एटॉमिक नंबर होता है और A है वो एटॉमिक मास होता है। ये एटॉमिक मास है और मास नंबर क्या है? चलो यशराज आप बताओ बेटा। सर मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ये मास नंबर होता है। क्या है, एक बार फिर से बेटा, फिर से। सर मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और जो उसका जो वेट होता है ना, हम्म, उसको उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। ऐसा कौन कौन हाँ, इनकी मेरे बात को हिसाब से। वेरीफाई कर, मुझे नहीं पता तब मैं पूछ रहा हूँ, केमिस्ट्री थोड़ी वीक है मेरी। मेरे लिए तो मास नंबर एम इज मास। चलिए दिव्य आप बताइए भाई। सर मैं तो बोल रहा था वो सही बोल रहा है कि ऐसा ही होता है। अच्छा, सही वो बोल रहे हैं। कार्बन कार्बन से ही सर वो रिलेटिव निकालते हैं एटॉमिक मास। अच्छा, राजवर्धन अभी तुझसे मैं बोल रहा था बोलने के लिए तो तू बोल नहीं रहा था। सर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं जब माइक अनम्यूट करने आ रहा था नेट डिस्कनेक्ट हो गया, मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। चलो तो तुम भी बता दो, मास नंबर सर एटॉमिक मास में क्या मतलब अंतर है? सर जो मास नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और मतलब जो न्यूक्लियन एटॉमिक, बोलने ना, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज ए, है ना? यस सर। और चलो, सर और जो एटॉमिक मास? एटॉमिक मास होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास आएगा वो रहता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए, अब हम लोग यहां से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ये एक ट्रिक है जो हम लोग के क्वेश्चन में यूज की जाएगी। मतलब ऑलरेडी डेल्टा एम किसमें हो, इन एएमयू, इन एटॉमिक मास यूनिट निकाल लेंगे अपन, क्योंकि अपन ने मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एएमयू में निकालना है, तो निकाल लेंगे डेल्टा एम इन एएमयू माई इंटू 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 931। तो बेटा ये आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी सीधा एमईवी में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल के लिए ट्रिक है। बात समझ में आई? डेल्टा एम को किसमें निकालो, एएमयू में, केजी में नहीं, एएमयू में, और उसमें सीधा 931 का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये जो एनर्जी आएगी ना वो सीधा एमईवी में एनर्जी आ जाएगी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी आपकी सीधा एएमयू में, एमईवी में। ठीक है, तो न्यूमेरिकली हम ऐसा करके देखेंगे। अगर हम, ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए राजवर्धन पढ़िए बेटा तो जरा क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्लोरीन 17
if mass number of chlorine 70 nucleus is 34.98 यानी AMU, ये अपन को दिया है mn, ठीक है। mass of neutron is 1.00865 AMU and mass of proton is 1.00727 AMU. ठीक है। यशराज तू क्या बोल रहा है? कहीं सर कुछ मैंने क्या हुआ? बोल रहा है तूने, चैट में लिखा एएमयू नहीं एमईवी, मतलब सो वो तो पहले वो आपने एमयू कर दिया था अच्छा ना। अच्छा अच्छा। अब यहां से देखो ये क्वेश्चन उसी में है, अब इसको चेक करते हैं अपन। तो पहले सबसे पहले हम लोग डेल्टा एम निकालते हैं। तो डेल्टा एम हो जाएगा जेड, तो जेड इसका है 17 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये आ गया 1.007277 और प्लस 35 माइनस 17 कितना होगा बेटा? ये 35 माइनस 17 18 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 और माइनस 34.98। चलिए अपने पास तो कैलकुलेटर दीदी खुद मौजूद हैं, तो हम लोग इनसे सीधा ये वाला रिजल्ट एएमयू में पूछ लेते हैं। बेटा ये कैलकुलेटर जरा सॉल्व करके बताना, मतलब आपको नीट में तो पेन से ही सॉल्व करना है, मतलब है खुद से सॉल्व करना है, बट अभी कर लेते हैं कैलकुलेटर से। चलिए बताइए कितना आ रहा है भैया स्नेहा? इसको सॉल्व करना बेटा। 0.299 बता रहे हैं, जरा चेक करिएगा। कैलकुलेटर दीदी का 0.299 आ रहा है। आन्या यही है बेटा। कई लोग तो कैलकुलेटर ढूंढ रहे होंगे। नहीं, अब इसमें कौन सी बुराई है? 0.299 मैं रखूंगा यही। यशराज तू बता 0.9299 आ रहा है या नहीं? मुझे ये पूछना है, तो कह रहा है अप्रोक्सीमेट कर लो सर, 0.3 कर लेते हैं। क्यों कर लूं मैं? 0.299 आ रहा है क्या? और लोग बताओ भाई, राजवर्धन, अनिका, अनुष्का, चैताली, जीरो 0.298 ठीक है। ऋषिकेश, चलिए मैक्सिमम लोगों का यही आ रहा है। अब देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी B इक्वल टू सीधा 0.299 इंटू 931 कर दें तो ये MEV में मिल जाएगा एनर्जी। तो जरा ये अभी गुणा भी कर देना। तो इसको अगर अपन 931 से कर दें तो 279। अच्छा एक बार आंसर चेक करना यशराज, किसमें दिया है? MEV में दिया है, जूल में दिया है, किसमें आंसर किसमें दिया हुआ है? MEV में ही आंसर दिया हुआ है। है सर। ठीक है, तो फिर यही देख लो, तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं? 3 इंटू 10⁸ और AMU का सब कन्वर्जन करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकेस मान लो अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने निकाल लिया, उसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे। अगर इनकेस जूल में आंसर दे रहा हो तो हम बदल लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁶ से गुणा कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल गया। और 1 जूल इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो फिर आपको जूल में भी एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर जूल में हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा मास डिफेक्ट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये ट्रिक काम की है, नोट डाउन दिस। ठीक है भैया गौरी? यस सर।
प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं, प्रीवियस स्लाइड वही था यार। देखिए जो ये दूसरी वाली स्लाइड, चलिए देखिए इसी में क्या है, अगर हमें निकालना हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो हम क्या करेंगे, जो बाइंडिंग एनर्जी अपनी आई है उसमें न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या है, ए है, तो इससे अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है बेटा, इसमें मास एनर्जी रिलेशन ही लगाया गया ना। दिव्य एक बार माइक ऑन करके पूछ, डाउट क्या जा रहा है तू? सर वो मैं पूछा था कि मास से 931 मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी कैसे आ सकती? अरे भाई ये 931 ये कैलकुलेट करके, इसमें सी स्क्वायर भी है और एएमयू का जूल वाला भी है कन्वर्जन, समझा? अच्छा, कि ये न्यूमेरिकल हिंट है। नहीं तो देखो डेल्टा एम यहाँ केजी में निकालो, हाँ डेल्टा अभी जैसे यहाँ एएमयू में आया ना, फिर इसको केजी में सर। निकालो, एटॉमिक मास यूनिट को, फिर केजी में बदलो, फिर 3 × 10⁸ के स्क्वायर से गुणा करो, समझ में आया? का होल स्क्वायर लेकर के फिर जो आएगी वो जूल में एनर्जी आएगी, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई दिव्य? यस सर। उसी के लिए एक न्यूमेरिकल ट्रिक दे दिया गया कि जो मास एएमयू में आ रहा है, चूंकि एएमयू में हमने कहा भी था कल, याद कर लो, तो ये एएमयू में मास है, उसमें सिंपल 931 का प्रोडक्ट करिए। ये 931 बेसिकली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केजी ये है, पर एएमयू है। तो इसमें जब करोगे ना पर एएमयू, यानी मास है इसमें, सी स्क्वायर भी है, इसको सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू बना ली है, जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बात समझ में आई? ओके सर। यस जैन, मेगा नहीं बेटा, किलो 10⁻³ होता है, मेगा नहीं होता है। यस, मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, किलो का मतलब 10⁻3। ये कभी तक ये सोया हुआ है। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अगर देखिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों निकाली गई, तो ध्यान देंगे यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये देखिए ये रहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी जो भी बाइंडिंग एनर्जी थी उसको पर न्यूक्लियॉन। तो इसमें हुआ क्या, ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाला और न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स डिसाइड द स्टेबिलिटी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी बाय द मास नंबर ऑफ गिवन न्यूक्लियस। अब दिया है, इसमें दिया है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसी की बहुत ज्यादा है ना, देखिए बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मोर स्टेबल द न्यूक्लियस इज। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा आती है वो न्यूक्लियस उतना स्टेबल होता है। तो ऐसा देखा गया कि जो हैवी वाले न्यूक्लियस हैं, हैवी वाले न्यूक्लियस
उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा आता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम आता है तो वो स्टेबिलिटी कम रखते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आपका ज्यादा है तो उस समय स्टेबिलिटी ज्यादा है। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये डिसाइड करता है ग्रेटर द वैल्यू मोर स्टेबल न्यूक्लियस, जितनी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की ज्यादा होगी। इसको आप एक ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखिए आपकी बुकलेट का ही ये है पेज, ये आपको दिया गया है किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो यहां मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो ये आपकी इनवर्स होगा क्या, मैंने उल्टा तो नहीं लिखा? हाँ ठीक तो है, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द मोर स्टेबल। हाँ ये इनवर्स हो गए, एटॉमिक नंबर इधर दे दिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी, अब आप स्टेबिलिटी में देखो तो सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी दिख रही है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी दिख रही है? आयरन की, और यूरेनियम की उससे कम है। साथ में आपने देखो ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है इनकी भी स्टेबिलिटी कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी, इसीलिए इनको हम लोग एटम मतलब बम बनाने में यूज करते हैं। यूरेनियम का भी बम बनाने में यूज होता है और इसका भी कंस्ट्रक्टिव यूज में उसी बम को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। नहीं, इसको ड्रा नहीं करना, इसको सिर्फ देख लेना है। बात समझ में आया? इसको देख लेना है। नहीं लास्ट बेटा वो मेसान से उसकी स्टेबिलिटी नहीं, यहां पर तो हम बम्बारमेंट करके ओपन करेंगे ना, समझा? वो नेचुरल स्टेबिलिटी है यशराज, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है कि कैसा रहता है। शायद तुम लोगों ने होमवर्क किया होगा, गूगल बाबा से पूछा होगा, मेसान थ्योरी पूछा कि नहीं? नहीं देखा, बहुत खुशी की बात है, इट्स मेरी मैटर ऑफ हैप्पीनेस। तो यहां से क्या दिख रहा है? आयरन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आयरन इज मोर स्टेबल देन यूरेनियम, और साथ में हाइड्रोजन से भी मोर स्टेबल है। तो इसमें एक पॉइंट बस लिख सकते हैं, जो ये टेबल बचा है उसमें है आयरन इज मोर स्टेबल देन यूरेनियम। 238 लिख देता हूं, अभी आगे कैलकुलेट करके हम देखेंगे। अब इसी में इन न्यूक्लियर का, न्यूक्लियसेस का टूटना कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में दो हैं। पहला है न्यूक्लियर फिजन। देखिए न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक कोई बड़ा न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है दो छोटे न्यूक्लियसेस में, दो या दो से अधिक छोटे न्यूक्लियसेस में। ये अदर है न्यूक्लियसेस, स्मॉल न्यूक्लियस। साथ में
एनर्जी लिबरेट करता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, जैसे यूरेनियम है 92, यूरेनियम 238, इस पे अगर हम न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करा दें तो ये देखा जाता है कि ये क्रिप्टन में और बी बेरिलियम में टूट जाता है और साथ में एनर्जी लिबरेट करता है, साथ में ये एनर्जी लिबरेट करता है। जैसे इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं और साथ में एनर्जी के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और मिल जाते हैं। जो 3 न्यूट्रॉन ये क्या कर सकते हैं? अच्छा बीए है क्या? हाँ, ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो क्या करते हैं, ये फर्दर ये ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर हम इनको अलाउ कर दें ब्रेक करना, तो ये आने अगले न्यूक्लियस को भी क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और फिर 3 न्यूट्रॉन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, ये एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, हमने इसमें न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट कराई तो ये टूट गया 2 छोटे न्यूक्लियसेस में, इधर बन गया Ba, इधर बन गया Kr और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी मिले। और ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे आने वाले 3 यूरेनियम को ब्रेक कर सकते हैं। आगे आने वाले 3 यूरेनियम को ब्रेक किए और फिर ये दोनों क्या बना लिए, फिर इनसे 2 बना, बेरिलियम और क्रिप्टन, फिर बना बेरियम क्रिप्टन, इनसे भी बना BaKr, इनसे भी बना छोटे न्यूक्लियस, और साथ में फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, इनसे भी 1, 2 और 3, इनसे भी 1, 2, 3, इनसे भी 1, 2, 3। अगर इसको हम लोग कंट्रोल कर लें तो ये कंस्ट्रक्टिव काम में आता है और उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और अगर हम कंट्रोल ना कर पाए तो ये हो जाएगा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। Uncontrolled chain reaction is known as bomb. A controlled chain reaction is known as nuclear reactor. यानी दोनों में एक ही घटना है। ये फिर से अब क्या करेंगे, 3 न्यूक्लियसेस ऑफ यूरेनियम को तोड़ेंगे। और ये घटना चलती रहेगी। तो अगर ये कंट्रोल्ड हो गया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। और अगर अनकंट्रोल्ड है तो ये कहलाता है बॉम्ब। कौन सी अच्छी चीज है? कौन सी अच्छी चीज है? अनकंट्रोल्ड अच्छी चीज है। अच्छा, कुछ लोग लग रहे बॉम्ब बनाना है तो अनकंट्रोल्ड। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन बॉम्ब कभी भी भाई किसी को, हाँ, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन था हिरोशिमा नागासाकी वाला। सही है, मेकिंग बॉम्ब इज नेवर गुड। सही बात है। तो ये कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। तो देखिए ये हमें ऐसा है, इसमें होता क्या है, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन में देखें तो कोई एक न्यूक्लियस ए है, उसको जब हम न्यूट्रॉन से बम्बारमेंट कराते हैं ना, तो बेसिकली हो क्या जाता है, वो ए स्टार हो जाता है।
ए स्टार जहां भी लिखा हो इसका मतलब है वो एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होगा तो वो टूट जाएगा किसमें, बी प्लस सी में। और जब बी प्लस सी में टूटा तो उसके साथ साथ एनर्जी लिबरेट करेगा। इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। हाँ, रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखो यहां पे हमसे सॉल्व कराया जा रहा है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? क्वेश्चन चलिए कृतिका जी आप ही पढ़िए, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। The Q value of a nuclear reaction A plus B gives C plus D is defined by Q is equals to mass of A. रुक जाओ बेटा, ये इन्होंने बता दिया कि Q वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो Q वैल्यू मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B गिव्स आउट C प्लस D है तो माइनस मास ऑफ C माइनस मास ऑफ D। ये हो गया मास डिफेक्ट, क्योंकि जब न्यूक्लियस टूटा तो उसमें से तो नए जो कंपोनेंट बने वो बन गए, लेकिन उनमें से कुछ मास एनर्जी में बदला है, तो वो डेल्टा एम। अब यहां पर हम इसको मान लें डेल्टा एम, ठीक है, ये डेल्टा एम, और इनटू क्या करेंगे? दिव्य, क्या कर दें? दिव्य सर 931। मतलब करना वो सी स्क्वायर ही है, लेकिन वो सॉल्व करके हम न्यूमेरिक वैल्यू लगाए। बट शर्त ये है कि डेल्टा एम किसमें होना चाहिए? इसमें एएमयू में होना चाहिए। यस, चलिए अब दिया हुआ है वेयर द मास रिफर टू द रिफ्रैक्टिव। आगे पढ़ो बेटा, आप ही पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूं? Where the masses refers to the respective nuclei determined from the given data, the Q value of the following reactions and state whether the reactions are exothermic or endothermic. ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी लिबरेट हो, इंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी लग जाए इसमें। तो चलो ये पहला रिएक्शन दिया जा रहा है, तो हमें डेल्टा एम सॉल्व करना है। तो डेल्टा एम हो जाएगा 1H1 का मास ऑफ 1H1 ऐसे क्या है, प्लस मास ऑफ 1H3, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 ऑफ मास ऑफ 1H2। देखो ना, ये दोनों बराबर ही बने तो 2 इंटू 2 कर देता हूं। अगर ये आपने एएमयू में सॉल्व किया हो तो एनर्जी निकालने के लिए केवल इंटू 931 करना है। अच्छा ध्यान देना, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। जो एनर्जी भाई, अब क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू होगी जो एएमयू में मास आएगा 931। तो एक काम करते हैं ना, क्यू वैल्यू बाद में ऐसा लिखेंगे अपन, यहां लिख लेते हैं क्यू वैल्यू। तो एम की वैल्यू लिख रहा हूं भाई। तो जरा देखो, मास ऑफ 1H1 कितना है? 1.007825 प्लस 3.016049 minus 2 times of 2.014,102 और इंटू 931 करूंगा, एमईवी में एनर्जी आएगी। चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए भाई, यूज कैलकुलेटर, थोड़ा समय बचाते हैं।
कितना आ रहा है वैल्यू? ये वाला मास किस में आया, माइनस में या प्लस में? विवेक कह रहा है माइनस आ रहा है। नहीं एनर्जी नहीं, केवल इतना बताना बेटा, ये वाली वैल्यू, केवल इतनी वैल्यू बताओ, ये कितनी आई है? नहीं अप्रॉक्स कौन बोल रहा है? अप्रॉक्स नहीं बताना है। Sir, 4.3 into कितना आया है? 4.3 into 10 to the power -3. तुम एनर्जी बता रही हो? नहीं minus 4.33 into यानी 4.33 यानी 0.00433, yes. यही तो ये माइनस में आ गया यार, और इंटू 931 करेंगे तब भी एनर्जी माइनस में आ जाएगी। माइनस आने का मतलब माइनस, क्यू वैल्यू माइनस आ गई, यानी इतनी एनर्जी हमें क्या है चाहिए। तो रिएक्शन कैसा हो गया? इंडोथर्मिक। तो फाइनली जरा इसको प्रोडक्ट करके भी वैल्यू बता दो तो एमईवी में, इसकी वैल्यू एमईवी में बताइए। स्नेहा बता रही है माइनस में आंसर आ रहा है ये, विवेक। यशराज पता नहीं क्यों 3 पॉइंट बता रहा है भाई, -4.03123 ऐसा लोग बता रहे हैं। माइनस आ रहा है मतलब एनर्जी चाहिए। पता नहीं यशराज का 3 क्यों आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। वो लग रहा है अप्रोक्सीमेट ले लेके चल रहा है, कैलकुलेटर में भी अप्रोक्सीमेट ले रहा है तुम। गौरी भी अप्रोक्सीमेट ले रहे। नहीं बेटा यही, एक बार आंसर चेक करो तो, आंसर चेक करना कितना आया है गौरी, आंसर शीट में आंसर चेक कीजिए। गौरी आंसर चेक करके बताइए। एग्जाम में जब आएगा तो वो तो चारों आंसर डिसाइड करेंगे ना। हाँ सर ये वाला सही है जो तो तू तेरा 3 कैसे आ रहा है? सर हम मैनुअली कर रहे थे इसलिए। तो मैनुअली यानी गलत करते हैं आप? सर वो हमने उसके बाद 0.33 नहीं लिया, 4 से ही कर दिया। नहीं यहाँ अप्रोक्सीमेट ना लिया जाए, अप्रोक्सीमेशन लेना हो तो सबसे लास्ट में, ठीक है। अगर बेटा अप्रोक्सीमेट लेना हो तो सबसे लास्ट में ले लो कि -4.03 MeV, बीच में अप्रोक्सीमेशन कभी नहीं लेते हैं, है ना। हाँ चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर के हों, है ना यशवा बेटा। अगर चारों आंसर बेटा बहुत दूर दूर, एक 4 है, एक है, एक 10 है, अगर ऐसा हो तो अप्रोक्सीमेट ले लो, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन से 4 3 2 4 और 3 5 में से ही कोई आएगा अगर अप्रोक्सीमेशन लोगे। लेकिन अगर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तब अप्रोक्सीमेशन लास्ट में लिया जाए, ठीक है। हाँ बीच में अप्रोक्सीमेशन नहीं, सबसे लास्ट में। तो ये हमारा पहला पार्ट। इसी में देखो दूसरा पार्ट भी है, एक दूसरा पार्ट है, उसकी भी क्यू वैल्यू सॉल्व करनी है, दूसरे पार्ट की भी क्यू वैल्यू। तो जरा करके बताओ तो कितना आएगा। डेल्टा एम पहले निकालिए, डेल्टा एम निकालिए, कितना आ रहा है। तो मास ऑफ 2 कार्बन माइनस मास ऑफ 1 नियॉन प्लस मास ऑफ 1 हीलियम। एक बता रहे हैं सर आ रहा है डेल्टा एम की वैल्यू 0.006061। भाई दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए, इसके लिए डेल्टा एम जो मुझे बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 0.0061, 0.006061। AMU में ही। चलो चलो चेक कर दीजिए पहले, डेल्टा एम यही है सबका।
प्लस में या माइनस में कृतिका? प्लस में या माइनस में? प्लस में। तो अगर प्लस में है तो ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। प्लस में। अब इसमें एनर्जी अगर निकालनी हो कि क्या क्यू वैल्यू आएगी, तो क्यू वैल्यू हो जाएगी 0.0060661 इंटू 931। ये आ रही है प्लस में जितनी भी एनर्जी एमईवी में 5.6। तो प्लस में एनर्जी आ रही है, इसका मतलब कैसा हो गया ये रिएक्शन? एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी लिबरेट हो रही है। भाई पहले ज्यादा मास है, बाद में कम मास है। पहले ज्यादा बाद में कम, ध्यान से सुनना, पहले ज्यादा बाद में कम, यानी कुछ मास ज्यादा वाला एनर्जी में बदला है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में निकलेगी, तो इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और अगर हमने पहले में से दूसरे मास को, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाया है, नॉर्मली आप केमिस्ट्री में देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो, क्यों? केमिस्ट्री में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो वहां पर देने का तरीका अलग है। यहां हम क्यू वैल्यू के लिए फॉर्मूला ही बदल रहे हैं, तो इसलिए वहां से थोड़ा अलग चलना, या अगर आप वहीं चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट फंडा ध्यान रखना। मैंने क्या किया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट अगर प्लस में है तो एक्सो, और अगर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस में है तो इंडो। केमिस्ट्री में यही उल्टा करते हैं आप, ठीक है? बाकी फंडा सेम। हाँ, तो मैंने तो वो बता दिया ना भैया, केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा अंतर तो रहेगा, तब तो लगेगा ये फिजिक्स है, ऐसा नहीं लग रहा पढ़ा हुआ है ये। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब क्यू वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक? हाँ, सही बात है राजवर्धन, सही है। अब देखिए, ये हमारा यही में क्यू वैल्यू निकाल रहे थे, तो क्यू वैल्यू हम देख रहे हैं, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931। सीधा इसको एमईवी में लिखते हैं हमने सी स्क्वायर स्क्वायर लिखा ही नहीं। अब हमारा क्यू, ये याद रखिएगा, हमने डेल्टा एम के लिए किया है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो अगर ये आ रहा है प्लस, इसका मतलब जो ये प्लस आ रहा है तो क्यू की वैल्यू प्लस आएगी, और क्यू की वैल्यू प्लस आ रही है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक। और अगर यहां पे आपका ये वैल्यू डेल्टा एम निगेटिव आ रहा है तो क्यू की वैल्यू निगेटिव आएगी, और उस समय अपन बोलेंगे इंडो, ठीक है? एक्सो इंडो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब जो है हमारा इसी में है, अगर हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन देखें तो इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यहां देखिए, ये चेन रिएक्शन है। अच्छा, ध्यान देना, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम कोई भी यूरेनियम ले लें और उससे बॉम्ब बनाना चाहें या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहें तो इजीली बन जाएगा। बेसिकली हमारे पास दो तरह के यूरेनियम पाए जाते हैं, एक होता है नेचुरल यूरेनियम और एक होता है हमारा इनरिच्ड यूरेनियम। तो देखिए ये क्या है, नेचुरल यूरेनियम की अगर बात करें तो नेचुरल यूरेनियम क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 235.7 है और यूरेनियम 238 99.3 है,
और यूरेनियम 235 इज इजिली फिशनेबल बाय स्लो न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम देखें तो भाई इसी को अगर इंप्रूव, यानी यूरेनियम 235 इज वेरी गुड फ्यूल, ये हमारा काफी अच्छा फ्यूल है, यूरेनियम 238 नहीं। अब इसी को टू इंप्रूव द क्वालिटी, परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 इज इंक्रीज्ड टू 3%। तो अगर यूरेनियम 3% हो जाए तो यूरेनियम मतलब यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 238 कितना हुआ 97, तो उसे हम बोलते हैं इनरिच्ड यूरेनियम। तो 2 पॉइंट लिखेंगे, एक लिखा जाएगा नेचुरल यूरेनियम और दूसरा लिखा जाएगा इनरिच्ड यूरेनियम, और दोनों में परसेंटेज। बात समझ में आई? तो दोनों पॉइंट्स लिख करके मुझे बताइए, नेचुरल यूरेनियम 0.7% यूरेनियम 235 और 99.3% यूरेनियम 238। और दूसरा है इनरिच्ड यूरेनियम 3% यूरेनियम 235, 97% यूरेनियम 238। दोनों लिख लीजिए तो बताइए। अच्छा, गौरी दीदी का हो गया, बाकी जनता देखिए, इसी में आता क्या है के वैल्यू, इसी में आता है के वैल्यू। के वैल्यू क्या है? अब यूरेनियम कोई भी दे दिया जाए, यूरेनियम कोई भी दे दिया जाए तो वो काफी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा। जैसे उसकी क्रिटिकल साइज होती है, तो अगली हेडिंग डाल लेना बेटा, क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज, in order to sustain chain reaction, a sample of enriched uranium, it is required the number of lost neutron should be much smaller than the number of neutron produced in fission। होता क्या है, जब हम फिजन वाली रिएक्शन कराते हैं ना, तो कुछ न्यूट्रॉन्स लीक हो जाते हैं। तो अब फिजन प्रोसेस क्या होगा, थोड़ी देर बाद स्टॉप। मान लो अगर हमारे पास हमने 3 न्यूट्रॉन से बम्बारमेंट कराई, 3 न्यूक्लियस टूटे और बना एक ही बना, यानी एक ही बना, 2 लीक कर गए, बने 3 लेकिन 2 लीक, यानी अगला एक ही यूरेनियम टूटेगा। और अगर पता चला इस तरह कम होते जाए तो अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाएगा। तो फॉर इट द साइज ऑफ यूरेनियम ब्लॉक शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन द क्रिटिकल साइज ऑफ मास। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसमें हम निकालते हैं के फैक्टर, यही डिसाइड करता है बॉम्ब होगा या न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। जैसे के फैक्टर होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो, इसको हम बोलते हैं के फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर। अब अगर इफ साइज ऑफ यूरेनियम इज क्रिटिकल, मतलब के की वैल्यू 1 हो, के की वैल्यू 1 हो, द चेन रिएक्शन विल बी स्टडी एंड सस्टेनेबल, यानी जितना लॉस हो रहा है उतना बन रहा है तो वो सस्टेनेबल होगा। एज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, इफ साइज ऑफ यूरेनियम इज सुपर क्रिटिकल, मतलब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी जितना लॉस हो रहा है उससे ज्यादा बन रहा है, तो चेन रिएक्शन विल बी एक्सेलरेटेड रिजल्टिंग इन एक्सप्लोजन एज इन एटम बॉम्ब। ये बॉम्ब में यूज होता है। और अगर इफ साइज ऑफ यूरेनियम इज सब क्रिटिकल, के की वैल्यू लेस देन 1, then chain reaction will be retarded and ultimately stopped। ये वाला ही हमें ये मोस्टली चाहिए होता है। तो हुआ क्या था, आपको पता है 2 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए जो दुनिया से कभी नहीं डरे। कौन कौन? इंडिया के, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। 2 प्राइम मिनिस्टर, अब एक को तो अलग ही लोग बोलेंगे, नहीं अभी इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात। अभी देखो मोदी जी का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, 2 लोग ऐसे थे, एक तो थी इंदिरा गांधी और दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। इंदिरा गांधी
मतलब कुछ चीजें गलत थी, लेकिन उनका एक चीज सही था, वो चाहती थी कि हमारे देश को कोई आंख ना दिखा पाए। बाकी बहुत सारी स्टोरीज उनके बारे में लिखी गई हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोजन का। आपने उस पर एक मूवी भी देखी होगी, परमाणु, है ना, परमाणु। जानते हो उनसे क्या हुआ? उनसे ये हुआ जब उन्होंने अपने साइंटिस्टों को बुलाया और बोला देखो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, तो उन साइंटिस्ट बोले हमारे पास यूरेनियम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम, तो उन्होंने ऐसे ही अमेरिका से बात की कि काम करिए आप हमारे वहां न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब उन्होंने ऐसे कंट्रीज को बोला कि जो हमारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दे, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जिससे हम बिजली का उत्पादन करें, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करें। और उन्होंने जो पैसे कोट किए ना वो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा, यानी एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में अगर एक्स अमाउंट लगता तो उन्होंने 4x अमाउंट कहा कि हम 4x देंगे। तो अमेरिका, आप जानते हो अमेरिका मतलब एक बिजनेसमैन कंट्री, तो उनको बिजनेस में लगा कि यार इनसे तो बड़ा फायदा है, 4x मिलेगा और टेक्नोलॉजी भी, मतलब उन्होंने कहा आप आइए बनाइए, हम जगह वगह दे देते हैं, है ना, जगह दे देंगे, इंजीनियर्स अपने दे देंगे। तो उन्होंने यूरेनियम ला के रखा और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए सब सामान रखा। जैसे उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम रखा, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना छोड़ दिया, उसका यूरेनियम यूज कर लिया बॉम्ब में। लेकिन अमेरिका वाले थोड़ा स्मार्ट थे, उन्होंने जो इनरिच्ड यूरेनियम ना दे करके ऐसा यूरेनियम दिया जिससे रिएक्शन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाए। तो इन्होंने बॉम्ब का एक्सप्लोजन तो किया, लेकिन वो बॉम्ब मतलब कहते ना फुस हो गया, दिवाली वाला फुस्सी बम निकल गया, फुस्सी बम, और साथ में पकड़ा गए। अब पकड़ा गए तो उसके अमेरिका ने काफी मतलब इन पे प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा ओके ओके सॉरी सॉरी वारी बोल दिया, और उनका न्यूक्लियर रिएक्टर वाला भी बंद हो गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, दूसरे बार आए अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब ये लोग क्या थे ना कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक और मतलब हमारे वहां थे, एक और बंदे थे जो काफी महान हैं, जिनको आप में से बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं अपना, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन्होंने साइंटिस्टों को बुलाया, एपीजे अब्दुल कलाम उसमें आए, उनसे बोला यार हमें बम बनाना है। तो फिर ये बोले कि अब यूरेनियम तो है लेकिन हम यूरेनियम इनरिच करना सीख गए हैं, लेकिन हमें अगर एक्सप्लोजन करेंगे तो हम पकड़ में आ जाएंगे। तो कह नहीं नहीं हम पकड़ में आ जाते हैं, जो हो जाए बनाओ। अटल बिहारी वाजपेयी का बनाओ, देश रहना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी रहे ना रहे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम को उस समय नासा ने क्या किया, इनविटेशन दिया अपने वहां और उनको बोला कि देखिए आप यहां जॉब कीजिए। उनको बुला करके दिखाया कि देखिए आप साइंटिस्ट हैं, यहां हम आपको अच्छे पैसे देंगे, इंडिया में कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा अच्छा आपके पास क्या क्या है, तो उनको बुलाया कि आप आइए एक बार हमारे देख तो जाइए। नहीं जैसे आप फ्यूचर में मान लो डॉक्टर बनोगे, आप अच्छे डॉक्टर हो, दिमाग वाले डॉक्टर हो, कंट्रीज बुलाएंगे कि आप हमारे वहां आइए, देखिए हॉस्पिटल फैसिलिटी कितनी बढ़िया है, हम कौन कौन सी मशीनें रखते हैं। तो इनको एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया और उसके बाद उनको दिखाई, देखिए हमारे वहां इसी इतनी बेहतरीन मशीनें और कोई भी कंट्री को हम नजर रख सकते हैं। तो उसी दिखाने के चक्कर में उन्होंने अब्दुल कलाम को यह दिखा दिया कि इंडिया के ऊपर उन्होंने एक सैटेलाइट लगा रखा था कि अगर ये बॉम्ब का एक्सप्लोजन करेंगे राजस्थान में, पोखरन में, तो इनको देख लिया जाएगा। तो अब्दुल कलाम देखे ये तो बड़ा गड़बड़ है यार, ये तो सब देख रहे हैं यहां से बैठ के। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद इन्होंने उस पर सर्विलांस लगाया, अब मूवी में भी यही था। हाँ, फिर उन्होंने इस पर सर्विलांस, तो पता चला कि एक सैटेलाइट से नहीं 3 सैटेलाइट से किसी भी प्लेस की लोकेशन किसी भी को करना होना तो कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए। तो और एक सैटेलाइट से जब दूसरी सैटेलाइट आती है तो उसके बीच में टाइम डिले होता है, कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का, कभी, तो वो जो पोखरन की रेंज थी उस पर सेट करना। तो आपने इसके आगे आपने मूवी में देखा होगा, है ना, इसके आगे आपने मूवी में देखा होगा कि वो सैटेलाइट कैसे आती थी, कभी 4 घंटे का समय, कभी 3 घंटे का समय, कभी एक घंटे का समय मिलता था, कभी 15 मिनट का समय मिला। तो फिर वही एपीजे अब्दुल कलाम ने वहां पे क्या कि हम लोग आर्मी एक्सरसाइज करेंगे,
हम लोग आर्मी एक्सरसाइज, तो वहां पे आर्मी के लिए पूरा कैंप वैम्प बनाया गया, और वहां पे तो वो सैटेलाइट से देखे तो पता चला यार आर्मी की गाड़ियां वाड़ियां खड़ी हैं, तो बोले अरे खाली जगह है, हम क्या करें, अब बम फोड़ने तुम दे नहीं रहे हो, बम बनाने दे नहीं रहे हो, तो हम क्या करें, हम वहां पे आर्मी का एक्सरसाइज कराए, इतनी खाली जगह है, तो उन्होंने यहाँ पे आर्मी का एक्सरसाइज शुरू करा दिया। उसके बाद उसी एक्सरसाइज के पीरियड में इन्होंने बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर लिया। अच्छा, जब इन्होंने एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया ना, तो बॉम्ब के एक्सप्लोजन से पहले लोगों को पता था जब बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो बहुत धूल धूल उड़ेगी। तो अब देखो कितने लोग काम किए। तो उस समय इंडिया के मौसम विभाग को यह बता दिया गया, आप हल्ला मचा दो कि इस समय राजस्थान में काफी आंधी आई हुई है, आंधी तूफान चल रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तो पहले से ऐसा हो गया। तो जब इन्होंने बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया, धुआं उड़ा, तो भाई पाकिस्तान मतलब बाकी लगा यार क्या हो रहा है धुआं, तो ये आ रहे, ये तो पहले से प्रिडिक्टेड था, इनको आंधी आने वाली थी, मौसम विभाग ने बताया था, तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, पता ही नहीं चला। इन्होंने दोबारा दूसरा भी एक्सप्लोजन कर दिया, दूसरा एक्सप्लोजन मार दिया, पता चला वो भी नहीं पता चला, वो भी नहीं पता चला। फिर उनके जो भी यहाँ पे स्पाई थे उन्होंने बोला नहीं कुछ तो हो रहा है, यहाँ कुछ तो हो रहा है। तो जब कुछ तो हो रहा है तो फिर ये जब चेक करने लगे तो फिर कुछ नहीं, भाई धुआं धुआं, तो नहीं लगा किसी को पता नहीं चल रहा। तो एक शायद 9 को किया था ना, 9 मई को, फिर 2 दिन बाद फिर एक कर दिया एक्सप्लोजन, मतलब एक क्या 3-4 लगातार, और उसके बाद टेस्ट हो गया कि हाँ हमने बम बना लिया, हमारा यूरेनियम काम का है, हमने बम बना लिया। उसके बाद वो तो पाकिस्तान ने इनको अवेयर किया कि यार पाकिस्तान कह रहा है बार बार यहाँ पे जब एक्सप्लोजन हो रहा है हमारे वहां भूकंप क्यों आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे वहां भूकंप आ रहा है क्यों, तो वो पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो गया इंडिया ने। अब इंडिया को देखते, इंडिया पे लग गया प्रतिबंध, इंडिया पे लगा कि नहीं आपको ना किसी से आपको व्यापार नहीं कर सकते। इसी चक्कर में अब पाकिस्तान है तो अपना भाई, उसने भी एक्सप्लोजन कर दिया, लो वो भी बम बना के रखा था, धड़ाधड़ उसने भी 3-4 एक्सप्लोजन, और डिक्लेयर कर दिया हम भी परमाणु वाले संपन्न वाले। अब हुआ हाँ इधर दिवाली मनी तो उधर भी दिवाली, तो अब चेक हो गया, दोनों अब हो गए। अब दोनों पे लग गया एक प्रतिबंध कि अब भाई आपको किसी से कोई व्यापार नहीं कर सकते, ना सामान आएगा ना जाएगा। अब पता चला कि अब इन लोगों की दोनों की स्थिति खराब, इंडिया की भी स्थिति खराब, पाकिस्तान की भी स्थिति खराब। तो अब पाकिस्तान ने एक नया दिमाग, कई बार होता है ना जैसे हम दोनों अगर साथ होना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब जब साथ रहे हैं पूरी दुनिया डरती है हमसे, जब जब साथ रहे। हुआ क्या, पाकिस्तान ने कहा ठीक है हमें खाने को है नहीं, हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, हमें ना तुम कुछ हमें लाने दे नहीं रहे हो, खाने का सारे सामान पे आपने प्रतिबंध, हम साला परमाणु बम बेचेंगे। उन्होंने जाकर के बेच दिया नॉर्थ कोरिया परमाणु बम, लो हमसे टेक्नोलॉजी भी लो, और कहे ज्यादा, अमेरिका बोला ज्यादा बोलोगे इंटरनेट पे डाल देंगे बम कैसे बनाते हैं। अब अमेरिका की स्थिति खराब, अमेरिका की स्थिति खराब, भैया ये तो सबको बम बना देगा, जो कंट्रीज के पास बम नहीं हो उनको भी टेक्नोलॉजी दे देगा। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हम तुम पे प्रतिबंध हटाते हैं, अमेरिका ने उन पे प्रतिबंध हटाया। फिर इंडिया ने बोला भाई उन्होंने जब उन पे प्रतिबंध हटाया तो हमारे पे भी, हम पे कैसा, तो हमारे पे भी प्रतिबंध हटाओ। पता चला इनके भी प्रतिबंध हटा, हमारे पे भी प्रतिबंध हटा। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के पीछे बड़ी मजेदार स्टोरी थी। और इनमें अपने इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखे तो ये 2 बंदे, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद देखो कोई भी उतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हो पाया जो इतना बेहतरीन करे। अब मूवी में एक पार्ट दिखाया, मूवी में ऐसा पार्ट दिखाया जिससे हमारी कंट्री का तो अच्छा लगे, दूसरी कंट्रीज को बुरा ना लगे, है ना, तो इसलिए ऐसा था। ठीक है, अच्छा इनका एम देखो बेटा, अगर मान लो मैंने ये कहा ये मेरी पेन है यशराज, ये पेन है, इसको तब तक पेन नहीं मानेंगे जब तक ये लिखे ना, क्यों, हम तो बम ऑलरेडी बना चुके थे, एक्सप्लोड करके उसका मॉडल देखना था कि यार उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी, वहां पे पूरा गड्ढा हो गया था और धुआं धूल, मतलब यहां एक्सप्लोजन हो रहा था, पाकिस्तान में आ रहा था, तो देखना था, ट्रायल करना था। जब तक ट्रायल ना करते, पता चला सीधा जब किसी कंट्री से वार होता, चाइना से वार होता, हम वहां पे एक्सप्लोजन कर रहे हैं, पता चला गए फुस्सी बम निकल गया, यहां से जा तो रहा है वहां पे कुछ असर ही नहीं कर रहा, तो उसको टेस्ट करना, और टेस्ट करने के बाद केवल एक ही बार मतलब एक्सप्लोजन हुआ है, शायद आप जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी, है ना, उसकी तबाही देखने के बाद किसी की हिम्मत ऐसी नहीं होती है कि एक दूसरी कंट्रीज पे एक्सप्लोजन कर दे,
इवन अमेरिका की भी। अमेरिका की तो इतनी स्थिति हो गई है कि अमेरिका जापान को बोलता है आप अपनी सेना न रखो, आप पे कोई हमला करेगा तो हम देखेंगे। तो ये है वो, मतलब कोई नहीं करना चाहता, तो सभी कंस्ट्रक्टिव में यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहते हैं, हर लोग कंस्ट्रक्टिव होना चाहते हैं। सर सर बट ये इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के पहले ही वो तो हो गया था ना, हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट तो। हाँ हो गया था एक्चुअली। अगर देख अपन कोई चीज यूज ना करे लेकिन हमारे पास होना तो चाहिए ना, होना चाहिए। तो भाई सबके पास बॉम्ब है, तो हम भी ये कह सकते हैं हमारे पास भी है। आज चाइना आप देखो, चाइना हम पे कितना एरिया में घुसना चाहता है, मतलब एक कंट्री की एक पॉलिटिकल है, ये डराने के लिए रखा गया। सही कह रही है गौरी कि हमारे पास है, समझे, हमारे पास है ये चीज, इसलिए रखा गया है। हिरोशिमा नागासाकी पहले हो गया लेकिन सब कंट्रीज चाहते हैं, कई कंट्रीज और होंगी जो बना के रखी होंगी, लेकिन एक दूसरे को, अब जैसे वो है देखो, और डराने वाले अलग ही लेवल के होते हैं। वो जो नहीं है साउथ कोरिया वाला, नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कौन बदमाश कौन है, किम जोंग नॉर्थ कोरिया का है। अच्छा हाँ, नॉर्थ कोरिया किम जोंग, वो तो हमेशा वो तो बम बना करके रखा हुआ है। अभी तक उसने हाँ ट्रायल करता रहता किसी कंट्री ने, लेकिन लोग डर लगता है कि कहीं कहीं एक्सप्लोड ना कर दे। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई रखते हैं तो बना करके रख लिया है, कभी जरूरत ना पड़े, यही लोग सोचते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से बॉम्ब चलेगा, इधर से न्यूक्लियर मिसाइल चली तो मजाक में बोलने के लिए हमें टेस्टिंग होना चाहिए ना। अब लोग नहीं बोलते हैं मार्स पे, पहले मार्स पे बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए होंगे। मैंने पहला न्यूक्लियर, अच्छा स्नेहा बोल रही है मैंने ही पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था मार्स पे, बोलना मत नहीं तो सब बहुत कूटेंगे। जी जा रहे हैं ना, हाँ टॉप सीक्रेट बता रही है मैंने ही किया था। अरे कैलकुलेटर का बटन दबाने से बेटा एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होता। इसको लग रहा है कैलकुलेटर का हम बटन जल्दी जल्दी दबा लेंगे तो हमारा न्यूक्लियर, अबे उससे नहीं होता। उसको लग रहा है कैलकुलेटर के, अबे उसका बटन अलग होता है। लग रहा है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। चलो फिलहाल तो ये क्रिटिकल। हाँ सर बॉम्ब बनाना तो अभी सीख लिया ना हमने, बॉम्ब बनाना को एक्सप्लोड कर लेंगे तो, और क्या क्या रेशियो लेना है 235 और 238 का। अरे ये रिएक्शन है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि ऐसे हो गया और ये, मतलब ये वो कागज की पुड़िया थोड़ी ना कि दाल बनाने की रेसिपी है कि ये डाल दिया वो डाल दिया और दाल बन के तैयार हो गया, नहीं होता, समझा। हाँ सर। और यूरेनियम को कैरी करना, और देख रहा था उसमें, मतलब उस मूवी के थ्रू एक सिंबॉलिकली दिखाया है, बट उससे ज्यादा होता है। चलिए तो ये क्रिटिकल साइज का पता चला भाई। क्रिटिकल साइज तो आपने हेडिंग डाली है क्रिटिकल साइज। हाँ और फिर उसके बाद के फैक्टर। के फैक्टर है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। और क्रिटिकल साइज अगर क्रिटिकल है के इक्वल टू 1 तो ये स्टडी एंड सस्टेन्ड होता है, और ये वाला रिएक्शन के इक्वल टू 1 ये स्टडी एंड सस्टेन्ड होता है। स्टडी और सस्टेन्ड होगा मतलब ये कहां यूज किया जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता। अगर सुपर क्रिटिकल है यानी के इज ग्रेटर देन 1 तो ये बॉम्ब में यूज किया जाएगा, और सब क्रिटिकल है तो फुस्सी बॉम्ब, के इज लेस देन 1 तो ये रिएक्शन होगा तो, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा, ये अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। अब देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन।
तो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हम K = 1 यूज करते हैं, यानी ये सस्टेनेबल हो। सर ये एक मिनट बेटा, जस्ट होल्ड करना। ठीक है भाई, तो इसमें देखो मेन है न्यूक्लियर, इसमें है एक तो फ्यूल। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? फ्यूल। तो देखिए फ्यूल यूज करते हैं हम यूरेनियम 235 और एक होता है प्लूटोनियम 239। ये सबसे बेस्ट फ्यूल होता है। और एक रिएक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ये क्या करता है ना, पहले यूरेनियम को, जैसे ये जो है ना इसमें ये यूज करते हैं हम, पहले उसमें नेचुरल यूरेनियम लेते हैं और वो खुद बनाता है क्या? प्लूटोनियम, बेस्ट फ्यूल फॉर फिजन। तो इसको हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर्स। तो हमारा दोनों जो दो फ्यूल हैं, एक तो यूरेनियम 235 जो कॉमनली यूज होता है और दूसरा प्लूटोनियम 239। इनमें से बेस्ट है प्लूटोनियम। और एक रिएक्टर आता है जिसे अपन बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वे होते हैं जो पहले यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम बनाते हैं। यही वाले रिएक्शन से हम लोगों ने अपना बॉम्ब बनाया है ना, इसी से हम लोगों ने बॉम्ब बना के तैयार किया है। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ऐसे रिएक्टर को हम बोलते हैं फास्ट ब्रीडर। तो ये दूसरा है मॉडरेटर, है ना। ये क्या होते हैं, जैसे जो पहला न्यूट्रॉन हमने बम्बारमेंट कराया वो स्लो मूविंग होता है, लेकिन जो बाद में जो 3 निकलते हैं ना वो काफी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर वो बहुत कम होती है, तो वो न्यूक्लियस से पहले पहुंचने से पहले ही तोड़ फोड़ कर देते हैं। और जो स्लो मूव करेंगे उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जो 3 बने हैं उनको स्लो करना पड़ेगा। तो स्लो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है, ये स्लो डाउन करते हैं, ये बिकॉज ओनली स्लो न्यूट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ फॉर फिजन। द मॉडरेटर शुड बी लाइट एंड शुड नॉट बी एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और कॉमनली हम यूज करते हैं हैवी वाटर, ये हैवी वाटर यूज किया जाता है। दूसरा होता है कंट्रोल्ड रॉड, यानी जब रिएक्शन को हमें खत्म रोकना हो, कंट्रोल करना हो, तो क्या करना है, वही न्यूट्रॉन हटा लो। तो कैडमियम रॉड्स होती हैं जो एब्जॉर्बेंट का काम करती हैं, है ना, एब्जॉर्बेंट का काम करती हैं। तो कंट्रोल रॉड्स ये कैडमियम आर बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर है कूलेंट। अब जितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई है उसको कूल करना के लिए हमें कूलेंट चाहिए। कूलेंट नॉर्मली हम वाटर यूज करते हैं जिससे स्टीम बनती है, और जेम्स वाट साहब की स्टीम इंजन में हम लगा करके बेसिकली हम टरबाइन मशीन चलाते हैं। यही जो स्टीम जनरेट हुई ना, उस स्टीम से हम चलाते हैं टरबाइन और उससे एनर्जी निकलती है। तो ये है कूलेंट। तो 3 पार्ट हैं, एक मॉडरेटर जो स्लो करें, फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करें, दूसरा है कंट्रोल रॉड्स, और तीसरा है कूलेंट। ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं। देखिए यूरेनियम 238, इसमें एक न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करा है, 239 बना।
बाद में ये 2 बीटा एमिट करके प्लूटोनियम बना लेता है जो कि बेस्ट फ्यूल फॉर फिजन है। तो इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो 2 चीजें नोट करनी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके 3 कंपोनेंट्स और कौन क्या काम करता है, कई बार थ्योरेटिकली पूछते हैं। मॉडरेटर कौन है, कूलेंट कौन है और कंट्रोलर कौन है, ऑप्शंस में से टिक करना होगा। ठीक है, हाँ आपको इसमें से ये नोट करना है बेटा। कल हम लोग फिजन पढ़ेंगे और फिजन के बाद एनर्जी निकाल करके हम देखेंगे कि फिजन और फ्यूजन में खतरनाक कौन है। समझ में आया ना? नहीं पूरा नहीं लिखना है भाई, सेलेक्टिव लिखना है, जितना मैंने बोला है उतना लिखना है। ठीक है, जितना बोला है उतना लिखना है, बस सारा नहीं लिख डालना है। चलिए, तो बाकी अपन अब कल इसके आगे करूंगा मैं। ठीक, कल अपनी क्लास है क्या कि कल आप लोगों का ऑफ है? कल ऑफ है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो कल ना परसों कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो न्यूक्लियर फिजन पढ़ते हैं। ठीक, चलिए ओके, पढ़ाई कीजिए आप लोग, मिलते हैं कल बेटा। ओके बाय बेटा।